हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर बात करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपने पढ़ेंगे हाइड्रोसिपेलस के बारे में। तो हाइड्रोसिपेलस पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सीएसएफ का सर्कुलेशन कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। आई बात समझ। पहले नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जब मैं आपको हाइड्रोसिपेलस के बारे में बताऊंगा तो उसके में आपको क्या है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सीएसएफ सर्कुलेशन की बात करें तो ये ब्रेन से बनता है और ब्रेन से आपको बताएंगे कि कहाँ से बनता है। तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों साइड, ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल है। कौन सी है? लेटरल वेंट्रिकल। और लेटरल वेंट्रिकल के बाद में जो होगा वो कौन सा रहेगा? थर्ड वेंट्रिकल। कौन सा? थर्ड वेंट्रिकल। और इसके बाद में जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसके बाद में ये रहेगा फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा रहेगा? फोर्थ वेंट्रिकल। इस फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में यहां से दो कैनाल निकलती है। इस कैनाल के बारे में अपने बात करेंगे। ऐसे करके ये जो ब्रेन के दोनों साइड आती है, यहां से पूरी दोनों साइड होती है। आगे बात समझ में। इसके अंदर अगर बात करें तो ये लेटरल वेंट्रिकल है। इस लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर यहां पे स्पेशल प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। यहां पे ऊपर की साइड क्या पाई जाती है? स्पेशल प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एपिडाइमल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडाइमल सेल बोलते हैं। और एपिडाइमल सेल के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोरोइड फ्लेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोइड फ्लेक्सेस बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम के अंदर कि सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ब्रेन के अंदर जो लेटरल वेंट्रिकल है, यहां पे कोरोइड फ्लेक्सेस पाया जाता है। कौन सा फ्लेक्सेस? कोरोइड फ्लेक्सेस पाया जाता है। वहां पे क्या होता है? वहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? सीएसएफ का। और सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है? तो आपको क्या बताना है? एपिडाइमल सेल करती है। आगे बात समझ में। इसके अंदर जो ये लेटरल वेंट्रिकल है और ये थर्ड वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो ये जो डक्ट दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। क्या बोलते हैं? इस डक्ट को लेटरल वेंट्रिकल और जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके बीच में जो डक्ट पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? फोरामेन ऑफ मोनेरो बोला जाता है। ये थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, और ये क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो डक्ट पाई जाती है उसको बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सेरिब्राई। क्या बोलते हैं? एक्विडक्ट ऑफ सेरिब्राई बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में जो ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी शेप जो होती है फोर्थ वेंट्रिकल की, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, शेप तो ये कैसा होता है? डायमंड शेप का होता है। तभी तो ऐसा डायमंड शेप बनाया हुआ है। और यहां से जो सीएसएफ है वो सर्कुलेट होता है। जैसे नीचे तो किसमें चला जाएगा? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। किसमें चला जाएगा? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। और ये जो कैनाल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फोरामेन ऑफ मैगेंडी। क्या बोलेंगे? फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलते हैं। और साइड में जो फोर्थ वेंट्रिकल के दोनों साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ये क्या है? ये जो कैनाल होती है जो फोर्थ वेंट्रिकल से निकलती है, ये ब्रेन के दोनों चारों तरफ क्या है? सर्कुलेट करती है, इधर से लेके
पूरा इसके ब्रेन के चारों तरफ, तो इनको बोलते हैं अपने फोरामेन ऑफ लुस्का। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ लुस्का बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या होते हैं, ये इसका कौन कौन से वेंट्रिकल होते हैं, इसके साथ साथ में कौन से के बीच में कौन सा ये डक्ट होती हैं, तो ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। ये एनाटॉमी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये जो फोरामेन ऑफ लुस्का है, ये कौन से स्पेस में खुलती है, तो आपको पता ही है, ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं सब अरकनोइड स्पेस। कौन सा स्पेस होता है? सब अरकनोइड स्पेस होता है। इस सब अरकनोइड स्पेस में क्या है, ये खुलती है। यहां पर भी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें भी सब अरकनोइड स्पेस में खुलती है। आई बात समझ में? और अब इसके बाद में देखो, यहां पे जो ये जो कैनाल है जिसको फोरामेन ऑफ लुस्का बोलते हैं, इनके अंदर है ना छोटी छोटी विलाइज पाई जाती हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? छोटी छोटी बिलाइज पाई जाती हैं। और ये जो बिलाई है, इनका नाम होता है सब अरकनोइड बिलाई। क्या बोलेंगे उसको? सब अरकनोइड विलाई पाई जाती है, जहां पे सीएसएफ का क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। सीएसएफ का क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। कहां पे? सब अरकनोइड विलाई के अंदर। और फॉर्मेशन कहां पे होता है? फॉर्मेशन होता है कोरोइड फ्लेक्सेज के अंदर, और एपिडाइमल सेल फॉर्मेशन करती है। आगे बात समझ में? इसके इस सर्कुलेशन के अंदर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे हो सकता है इस डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या हो सकता है बीच वाली डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फॉर्मेशन ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, या फिर अब्जॉर्प्शन कम हो गया। फॉर्मेशन तो नॉर्मली हो रहा है, लेकिन अब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो उसकी वजह से ये सीएसएफ का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसको क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को बोलते हैं अपने, या इस डिजीज को बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिपेलस बोलते हैं। तो ये था नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ द सीएसएफ। तो इनके बारे में क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। अब देखो, आगे बात करेंगे हाइड्रोसिपेलस के बारे में। हाइड्रोसिपेलस क्या होता है? हाइड्रोसिपेलस इट इज ए increase formation of CSF and decrease absorption of CSF and abnormal accumulation of CSF in the brain कैविटी। ब्रेन कैविटी के अंदर अब नॉर्मली एक्यूमुलेशन हो जाए किसका? सीएसएफ का, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अपने हाइड्रोसिपेलस। क्यों होगा? क्योंकि या तो फॉर्मेशन बढ़ जाए, फॉर्मेशन है वो बढ़ जाए, या फिर डिक्रीज हो जाए क्या? अब्जॉर्प्शन। सीएसएफ का अब्जॉर्प्शन है सब अरकनोइड विलाई के अंदर डिक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाएगी? हाइड्रोसिपेलस हो जाती है। आगे बात समझ में? इसके बाद में इसके टाइप देखो कि कितने टाइप का होता है। मोस्टली ये 2 टाइप का रहता है। ठीक है, कितने टाइप का? 2 टाइप का रहता है। तो सबसे पहले देखो कौन सा टाइप है? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस का दूसरा नाम जो होता है वो होता है नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिपेलस। आई बात समझ में? ऑब्स्ट्रक्टिव का मीनिंग है कि मैंने बताया था आपको, जिसमें भी देखो यहां पे ऑब्स्ट्रक्टिव का मीनिंग ये है कि इस कैनाल के अंदर जो फोरामेन ऑफ मोनेरो है, या फिर इस कैनाल एक्विडक्ट ऑफ द सेरिब्राई है, या फिर इसके अंदर फोरामेन ऑफ मैगेंडी है, या फिर फोरामेन ऑफ द लुस्का है, इसके अंदर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उसकी वजह से जो होगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आ सकता है? इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने का क्या क्या कारण हो सकता है? तो इसके अंदर देखो क्या क्या हो सकता है। कॉजेज की बात करें तो इसके अंदर
जैसे स्टेनोसिस ऑफ डक्ट, जो मैंने डक्ट बताई थी उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाए, या फिर एनी ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, या फिर क्या हो जाए एनी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, उसकी वजह से भी ये होने के चांस हो सकते हैं। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, और कोज क्या हो सकता है, सेरिब्रल इंजरी हो जाए, है ना, और सेरिब्रल इंजरी के अंदर हेड है वो कंप्रेस हो जाए, उसकी वजह से जो होगा वो कौन सा रहेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है, और दूसरा नाम क्या होता है इसका, नॉन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, नॉन कम्युनिकेटिंग क्यों बोला गया है इसको, देखो नॉन कम्युनिकेटिंग इसीलिए बोला है कि इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सपोज इसके अंदर क्या आ गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, और ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है बिल्कुल ही इसके अंदर, तो क्या कम्युनिकेशन रहेगा इनके बीच में, जैसे लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में कोई कम्युनिकेशन रहेगा, नहीं रहेगा ना, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, इसीलिए इसको ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। आई बात समझ में, या हो सकता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहता है, उसकी वजह से जो होगा वो कौन सा होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस होता है। आ गई बात समझ में, तो ये क्या रहते हैं, इसके मोस्ट कॉमन कारण रहते हैं। इसके बाद में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, इसके अंदर ही लिखना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन जो टाइप रहेगा वो कौन सा रहता है, मोस्ट कॉमन टाइप रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस रहता है। आ गई बात समझ में, तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव की, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस क्या होता है, इसके अंदर एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द duct that situated on the lateral, third and fourth ventricle। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो डक्ट्स हैं उनके अंदर क्या आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस बोला जाता है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में इसके कोज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, क्या क्या बताया था कोज के बारे में, तो क्या था, स्टेनोसिस ऑफ डक्ट, एनी ट्यूमर, और क्या बताया था, एनी थ्रोम्बोसिस, या फिर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन जैसे रूबेला इन्फेक्शन हो गया, साइटोमेगेलोवायरस का इन्फेक्शन हो गया। इसके साथ साथ में और बताया था ब्रेन ट्रोमा वगैरह है, जैसे मैंने सेरिब्रल ट्रोमा वगैरह बताया था, ये होने के चांस होते हैं किसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस के अंदर। आ गई बात समझ में। इसके बाद में दूसरा देखो, दूसरा टाइप नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। नाम की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नाम की तरफ ध्यान देने के लिए क्या होता है, देखो इधर मैंने क्या बताया था अभी, नॉन
कम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मीनिंग है यहाँ पे कि पेशेंट को यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, इस सर्कुलेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई नहीं आएगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो सब अरकनोइड जो विलाई है, मैंने बताया था यहाँ पे पाई जाती है, जैसे यहाँ पे बात करें सब अरकनोइड जो विलाई है वो क्या कर देगी, अब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देती है। आई बात समझ में। अब नॉर्मली तो बन रहा है, नॉर्मल तो फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होता है CSF का वो क्या है, बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। मतलब किस वजह से हो सकता है, जैसे विलाई है वो डिस्ट्रक्शन हो जाए किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से, है ना, उसकी वजह से ये विलाई है ये क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, और विलाई डिस्ट्रक्शन हो गई है तो उसकी वजह से अब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा। बन तो नॉर्मल रहा है लेकिन ये क्या नहीं हो पा रहा है, मतलब अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से जो होता जो हाइड्रोसिपेलस होगा, मतलब वाटर का लेवल या फिर CSF का लेवल बढ़ जाएगा, और वो कौन सा होगा, उसको कौन सा बोलेंगे, उसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है किसी में भी, लेकिन कम्युनिकेटिंग है, कम्युनिकेशन है दोनों सभी डक्ट के बीच में या फिर इस वेंट्रिकल के बीच में। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे नोट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, एक तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, बट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब अरकनोइड विलाई, सब अरकनोइड विलाई, डिस्ट्रक्शन हो जाए सब अरकनोइड विलाई के अंदर, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड क्या रहेगा, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। आई बात समझ में। तो ये जो होगा ये कौन सा रहेगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस बोलते हैं। इसके साथ साथ में इसके अंदर कोज की बात करते हैं, कोज क्या क्या हो सकता है। तो कोज की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, जैसे रूबेला इन्फेक्शन, या क्या हो सकता है साइटोमेगालोवायरस, या फिर एनी ट्रोमा, जिसमें क्या हो जाए, पेशेंट को ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाए, बहुत ज्यादा ब्रेन के अंदर क्या हो गई है, ब्लीडिंग, और वो भी कहां पे, सेरिब्रल ब्लीडिंग हो जाए, या फिर पेशेंट को क्या हो जाए, मेनिंजाइटिस, क्या हो जाए, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस, जो कवर करती है ड्यूरामेटर, अरकनोइड मैटर और पाया मैटर, तो उनका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। तो ये क्या रहते हैं, मोस्ट कॉमन कोज रहते हैं किसका, या फिर और भी हो सकते हैं, जैसे ट्यूमर बन जाना, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाना। ये जो कोज रहते हैं ये किसके रहेंगे, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव या कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस के कोज रहते हैं। आ गई बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, आगे साइन सिम्टम, इसके साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, बल्जिंग फोंटेनल्स, क्या मिलेगा, बल्जिंग फोंटेनल्स इन द नियोनेंट के अंदर क्या मिलेगा आपको, बल्जिंग फोंटेनल्स मिलता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या मिलेगा, इंक्रीज हेड सरकमफेरेंस, हेड का सरकमफेरेंस भी क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा। आ गई बात समझ में। बोन क्या हो जाएगी, क्रेनियल बोन बिकम थिन एंड वीक, क्या होगी, क्रेनियल जो बोन रहेगी वो क्या रहेगी, थिन रहेगी और वीक रहेगी। आई बात समझ में। और क्या करेंगे, जैसे परकसन ऑन द हेड, जैसे ही आप हेड के ऊपर परकसन करके देखोगे तो कैसी साउंड आएगी,
क्रैक्ट पोट साउंड आती है। कैसी साउंड? क्रैक्ट पोट साउंड आती है। आ गई बात समझ में? और क्रैक्ट पोट जो साउंड आएगी वो उसको क्या बोलते हैं? मैस्विन साइन बोलते हैं। मैस्विन साइन। एग्जाम में ये साइन पूछा हुआ है कि मैस्विन साइन कौन सी डिसऑर्डर के अंदर आता है? तो मैस्विन साइन कौन से डिसऑर्डर के अंदर आता है? मैस्विन हाइड्रोस्पेलस के अंदर आता है। और होता क्या है ये? जैसे ही अपने परकशन करके देखते हैं हेड के ऊपर तो कैसी साउंड आती है? क्रैक पोट, फूटे हुए घड़े की, टूटे हुए घड़े की तरह जो आवाज आएगी तो वो क्या होगा? मैस्विन साइन होगा। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? सनसेट आई। सनसेट आई। पेशेंट में, बच्चे में, हाइड्रोसिपेलस वाले बच्चे में क्या मिलेगा आपको? सनसेट आई, डूबता हुआ सूर्य। जैसे ही जिस टाइम इवनिंग होती है उस टाइम सूर्य बिल्कुल चला जाता है ना, मतलब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सनसेट आई। नीचे की तरफ आपको जो कॉर्निया है वो दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे? सनसेट आई बोलते हैं। इसके साथ साथ में और क्या होगा? विजिबल स्काल्प वेन। हेड का साइज बढ़ने की वजह से जो स्काल्प वेन होती है ना वो क्या दिखनी स्टार्ट हो जाएगी हेड के अंदर। तो विजिबल क्या रहेगा? स्काल्प वेन भी क्या रहेगी? विजिबल रहेगी। इसके साथ साथ में सूचर क्या रहेंगे? बाइडेस्ट। सूचर भी क्या रहेंगे? वाइड रहेंगे। एंड डिले क्लोजिंग क्या रहेगा? डिले क्लोजिंग। जैसे ही क्लोज होने का, नॉर्मली जो एंटीरियर फोंटेनल्स वगैरह है, सूचर वगैरह है, या पोस्टीरियर फोंटेनल्स जिस टाइम में नॉर्मली क्लोज होते हैं वो क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। डिले का मीनिंग यहां पे क्या है? लेट होना। और सूचर भी क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाते हैं, ज्यादा मतलब वाइड दिखाई देंगे। ये भी साइन किसका है? ये किसका साइन है? हाइड्रोसिपेलस का। इसके साथ साथ में और कैसा साइन आ सकता है? बेबी में कोज एमआर। बेबी क्या हो सकता है? मेंटल रिटार्डेशन भी होने के चांस रहते हैं। आ गई बात समझ में? तो कौन कौन से इसके अंदर साइन आते हैं ये आपको पता चल गया है कि बल्जिंग फोंटेनल्स होगा, हेड सरकमफ्रेंस बढ़ा हुआ मिलेगा, क्रेनियल बोन क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी और वीक रहती है। और परकशन जैसे ही करके देखोगे तो हेड के अंदर क्रैकपोट साउंड आती है जिसको मैस्विन साइन बोलते हैं। बेबी एमआर रहेगा, मतलब मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेन की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और क्या रहेगा? सनसेट आई रहेगी, विजुअल स्काल्प वेन और सूचर वाइड हो जाएंगे और डिले क्लोजिंग होगी सूचर की। सूचर की क्या होगी? डिले क्लोजिंग, या फोंटेनल्स की डिले क्लोजिंग होती है। ठीक है। और क्या रहेगा? बेबी हेड नोट होल्डिंग। बेबी क्या है? बेबी क्या नहीं कर पाएगा? हेड को होल्ड नहीं कर पाता है। हेड को वैसे होल्ड कितने टाइम में कर लेता है? 2 मंथ में। तो 2 मंथ के बाद में भी क्या है? बेबी हेड को होल्ड नहीं कर पाता है। ऐसे क्या आते हैं? साइन आते हैं। इसके बाद में इसकी मैनेजमेंट देखो कि मैनेजमेंट में अपने क्या करते हैं। मैनेजमेंट में बात करें तो इसके अंदर इसकी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम क्या है? ओस्मोटिक डायूरेटिक। कौन सी डायूरेटिक्स? ओस्मोटिक डायूरेटिक्स देते हैं जिसके अंदर नाम आता है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड। आ गई बात समझ में? एसिटाजोलामाइड कौन सी है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। जो सीएसएफ बढ़ा हुआ है ना उसके लेवल को क्या कर देगी? कम कर देती है। टू डिक्रीज द सीएसएफ लेवल एंड क्या करेगी? इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। इसको क्या करेगी? सीएसएफ को तो कम करेगी। सीएसएफ को कम करने के बाद में उसके यूरिन के थ्रू क्या करा देगी? बार एक्सक्रीट करवा देती है। तो इसकी वजह से हाइड्रोसिपेलस क्या हो जाता है? ट्रीट हो जाता है।
ये किसका काम है? एसिटाजोलामाइड का। और ये कौन सी डायूरेटिक्स है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपने क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर शंट डालते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। पेरिटोनियल शंट, इसमें क्या करते हैं? एक ट्यूब डाल देते हैं पेशेंट के, कहां से? वेंट्रिकल से। मोस्टली कौन सा वेंट्रिकल होता है? लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल से लेके टू पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी ऑफ एब्डोमिनल। एब्डोमिनल की जो पेरिटोनियल जो कैविटी होती है वहां तक डाल देते हैं। लैटरल वेंट्रिकल से पेरिटोनियल जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी होती है वहां पे डाल देते हैं। वो कौन सा होगा? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट होता है। इसके अंदर ये क्या करते हैं? मोस्ट कॉमन यूज, मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछे कि कौन सा यूज करते हैं तो कौन सा करते हैं? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट यूज किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके अंदर आगे देखो और कौन सा डालते हैं? सेकंड वाला। सेकंड पहला था वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, दूसरा देखो वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। एट्रियल शंट ये कहां से डालते हैं? लैटरल वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देते हैं। आई बात समझ में। ये क्या करेगा? जो भी एक्सेसिव सीएसएफ है वो क्या रहेगा? वो वेंट्रिकल से निकाल के लैटरल, ब्रेन का जो लैटरल वेंट्रिकल है वो निकाल के किस में डाल देता है? राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम के थ्रू किस में चला जाएगा? लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर प्यूरिफाइड होके वापस बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। आगे बात समझ में। ये क्या होता है? सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप रहता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में थर्ड देखो कौन सा होगा? थर्ड जो रहेगा वो रहेगा वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। इसमें क्या करेंगे? कहां से लेके कहां तक डालते हैं? तो लैटरल वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन टू कहां पे डालेंगे? प्लूरल कैविटी ऑफ लंग्स के बाहर की साइड जो प्लूरल कैविटी है उसके बीच में कौन सा डालेंगे? वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। आई बात समझ में। ये बहुत रेयर, मतलब न के बराबर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके मतलब वेरी रेयर यूज, बहुत ही कम यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है बहुत ज्यादा कम? क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर क्या है? सीएसएफ है, और सीएसएफ जब प्लूरल कैविटी के अंदर जाएगा तो फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। इसका कॉम्प्लिकेशन होने का क्या चांस रहते हैं? इसके मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है इसका वो होगा क्या? हाइड्रोथोरैक्स होने के चांस रहते हैं, जिसको और क्या बोलते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। आई बात समझ में। इस पेशेंट को क्या होने के चांस रहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन या हाइड्रोथोरैक्स होने के चांस रहते हैं। इसीलिए ये क्या? वेरी रेयर, बहुत कम ही यूज किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में फोर्थ नंबर देखो, वेंट्रिकुलो यूरेथ्रल। कौन सा होता है? वेंट्रिकुलो यूरेथ्रल शंट। इसके अंदर क्या करते हैं? अपने लैटरल वेंट्रिकल से लेके यूरेथ्रा ऑफ यूरिनरी सिस्टम, किडनी के बाद में यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में कौन सा होता है? यूरेथ्रा। तो यहां यूरेथ्रा में क्या डाल देते हैं? ये ट्यूब लगा देते हैं। ये भी बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, रेयर यूज किया जाता है, रेयर यूज। क्यों?
क्योंकि इससे जो भी कंटेंट होगा CSF के अंदर, एसेंशियल जो कंटेंट होते हैं वो क्या है, बॉडी के अंदर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, CSF के अंदर मोस्टली ग्लूकोज वगैरह है, प्रोटीन वगैरह है, इसके साथ साथ में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर यूरिन पास आउट के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरेथ्रा के अंदर लगा रहे हैं संट। ठीक है, तो इससे क्या है, डिस्कार्ड ही होना है, चाहे ब्लैडर में डाल रहे हो चाहे इसमें यूरेथ्रा में डाल रहे हो। आई बात समझ? तो इसीलिए इसका बहुत ही रेयर यूज किया जाता है। तो ये क्या थे, 4 टाइप के क्या थे, संट थे। कौन कौन से संट थे इसके अंदर? देखो, सबसे पहले मैंने बताया था, पहला वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी में डाल देना, मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है। दूसरा कौन सा बताया था, वेंट्रिकुलो एट्रियल, जिसके अंदर क्या, लेटरल वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम, राइट एट्रियम जो पार्ट रहता है हार्ट का, उसमें डाल देते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। एक होता है वेंट्रिकुलो प्लूरल, वेंट्रिकुलो प्लूरल जो होता है वेंट्रिकल से लेके प्लूरल, लंग्स की प्लूरल कैविटी होती है उसमें डाल देते हैं, और ये वेरी रेयर यूज करते हैं, बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन रहता है कौन सा, हाइड्रोथोरैक्स या फिर प्लूरल इफ्यूजन रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करें तो 4 नंबर वाला कौन सा होता है, वेंट्रिकुलो यूरेथ्रल, और वेंट्रिकुलो यूरेथ्रल में यूरेथ्रा जो होता है उसमें डाल देते हैं संट, और बहुत कम यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव, जब आपने संट डाल दिया है तो उसके बाद में किन किन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। तो कीप द पेशेंट लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन। ठीक है, पेशेंट को क्या रखना है, आपको लेटरल पोजीशन में रखना है, जिससे क्या ना हो, अवॉइड द प्रेशर ऑन, अवॉइड द प्रेशर ऑन द ट्यूब। जो आपने संट डाला है, जो संट डाला है उस पे क्या ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, इसके लिए क्या कर दो, लेटरल पोजीशन दे देते हैं। इसके बाद में मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द ट्यूब। जो आपने संट लगाया है या फिर ट्यूब लगाई है उसकी पेटेंसी को क्या करना है, आपको मेंटेन करके रखना है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ऑब्जर्वेशन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। बार बार आपको क्या करना है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, जिससे पता लग सके कि बेबी का क्या है, ICP तो नहीं बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करना है, रेस्ट्रिक्टेड द फ्लूइड IV हो चाहे वो क्या हो, ओरल हो। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड करना है फर्स्ट 24 आवर तो बिल्कुल ही नहीं देना है। आई बात समझ में। फर्स्ट 24 आवर तो क्या नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, क्या फ्लूइड ओरल हो चाहे IV हो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करना है, इफ फोंटेनल्स, अगर बच्चे का आपने फोंटेनल्स असेस किया, इफ फोंटेनल्स डिप्रेस्ड, जैसे ही आपने बच्चे का फोंटेनल्स है वो आपने असेस किया और असेस करते ही फोंटेनल्स क्या हो गया, बिल्कुल ही डिप्रेस हो गया, तो आपको क्या करना है, नोटिफाई द फिजिशियन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन को क्या करो, नोटिफाई करो। हो सकता है उसकी मतलब जो CSF है वो बहुत ज़्यादा है, वार निकल गया है, जिसकी वजह से क्या है, CSF का प्रेशर कम हो सकता है। अगर फोंटेनल्स डिक्रीज हो गया और CSF का लेवल डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है, डिक्रीज
CSF का कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रेन हर्निया। क्या होने के चांस रहते हैं? ब्रेन हर्निया। तो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि अगर डिक्रीज फोंटेनल्स हो रहा है तो उस डॉक्टर को क्या कर दो? नोटिफाई कर दो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करना है? टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फॉर यूज ऑफ असेप्टिक टेक्निक का भी आपको क्या करना है? यूज करना है, जिसको क्या ना हो, बच्चे को क्या ना हो, इन्फेक्शन ना हो। आगे बात समझ में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में मॉनिटर द इन्फेक्शन साइन। इन्फेक्शन के साइन है, आपको बार बार मॉनिटर करना है। जैसे मोस्टली क्या करना है? मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर क्यों करना है? कि इन्फेक्शन का फर्स्ट साइन ही क्या आता है? फीवर आता है। आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है? बॉडी का टेम्परेचर वगैरह चेक करना है। इसके साथ साथ में मॉनिटर द वाइटल साइन भी क्या करना है? आपको बार बार मॉनिटर करते रहना है। आगे बात समझ में। तो ये था हाइड्रोसिपेलस के बारे में। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।